तो सुबह से हर न्यूज चैनल पर आप ये खबरें लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरों में से एक गोपीनाथ मुंडे, खासतौर पर महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरों में से एक गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई और बहुत ही ज्यादा सभी लोग अचंभित रह गए। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि कुछ दिनों पहले जब मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी, पत्रकारों पर एक बहुत मिलनसार व्यक्ति थे वो, तो वो अपने नए मैंडेट को लेकर एक केंद्रीय मंत्री के तौर पर जो उनको नई जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दी गई, उसको लेकर वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। कुछ भी आगे कहने से पहले वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो थोड़ा बहुत आपको घटना कैसे हुई उसे समझाने की कोशिश करेगा। बाद में महाराष्ट्र की सियासत पर इसका क्या असर होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। इन सब मसलों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको ये बता रही है कि ये घटना कब और कैसे हुई। दिल्ली की सफदरजंग पृथ्वीराज रोड क्रॉसिंग। मंगलवार सुबह करीब 6:20। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे कि तभी उनकी SX4 कार को एक इंडिका ने टक्कर मार दी। उस वक्त मुंडे पीछे की सीट पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इंडिका औरोबिंदो मार्ग की ओर से आई, जबकि मुंडे की कार पृथ्वीराज रोड से सफदरजंग रोड की ओर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक मुंडे की कार क्रॉसिंग पार करने ही वाली थी कि तभी इंडिका ने उनकी कार को बाईं तरफ के पिछले दरवाजे पर जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर से पहले इंडिका के ड्राइवर ने ब्रेक मारने की पूरी कोशिश की। करीब 20 फुट तक उसकी गाड़ी फिसलती गई, फिर भी SX4 से टकरा गई। हल्की सी डेंट आई है, गाड़ी थोड़ी यहाँ पर पिची हुई है और कहा जा रहा है कि गोपीनाथ मुंडे अपनी पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और पीछे वाली सीट पर आप देखें तो अखबार पड़े हुए हैं, वो अखबार पढ़ रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। अचानक जो गाड़ी है वो औरबिंदो मार्ग से आई और ये पृथ्वीराज रोड से जा रहे थे, लेकिन औरबिंदो मार्ग की जो क्रॉसिंग है वहीं पर ये टक्कर हुई और जिस तरह से अचानक ब्रेक अप्लाई किए गए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गोपीनाथ मुंडे शायद अपनी अगली सीट से टकरा गए और वो एक ट्रॉमा में आ गए और वहीं पर कहा जा रहा है कि वहीं पर उनकी डेथ हो गई। मुंडे के ड्राइवर के मुताबिक टक्कर के तुरंत बाद मुंडे गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मुझे पानी पिला दो और तुरंत अस्पताल ले चलो। इसके बाद वो वहीं गिर पड़े और फिर नहीं उठे। इस बीच इंडिका के ड्राइवर ने भी भागने की कोशिश नहीं की। उसने खुद फोन कर PCR को हादसे की जानकारी दी। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। उधर मुंडे को 10 मिनट में ही करीब के एम्स अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सा पद्धति के अनुसार उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या रिवाइव कराने की पूरी कोशिश की गई, किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, तुरंत एम्स अस्पताल पहुंच गए। हर्षवर्धन ने मुंडे की मौत की वजह की जानकारी दी। उनके सर्वाइकल वर्टेब्रे में जो है फ्रैक्चर था C1 और C2 के आसपास, और क्योंकि उनका जो पोस्टमार्टम में ब्रेन जो था वो भी बड़ा पेल हुआ था, जैसे खून की कमी के कारण शरीर हो जाता है। और दूसरी बात यह कि उसके कारण उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। साथ में उनके पोस्टमार्टम में ये भी पता लगा है कि उनको जो इंजरी का जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट से उनके लिवर के ऊपर भी 2-3 जगह पर लिवर पे भी उनके चोटें आई हैं। हादसे के बाद दोनों ड्राइवरों ने एक दूसरे पर रेड लाइट जंप करने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सुबह के वक्त वहां रेड लाइट काम कर रही थी या पीली लाइट ही ब्लिंक कर रही थी। आमतौर पर आधी रात के बाद से सुबह तक अधिकतर क्रॉसिंग्स पर रेड लाइट की जगह पीली बत्ती ब्लिंक करती है, जिसका मतलब है सावधानी से निकलो।
इस बीच पुलिस ने इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर सिंह पर आईपीसी की धारा 304A यानी लापरवाही से मौत और 279 यानी खतरनाक ड्राइविंग का केस दर्ज कर लिया है। अब पूरी की पूरी इंक्वायरी हम कर रहे हैं कि किस तरह हुआ है, क्या हुआ है, किसकी क्या गलती है। गुरविंदर सिंह को दोपहर में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि इस मामले की स्पेशल सेल और आईबी जांच कर रही हैं कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है, लिहाजा गुरविंदर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया और गुरविंदर को जमानत पर रिहा कर दिया। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा और मुकेश सिंह सेंगर के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ यहाँ पर अखिलेश मौजूद हैं, मेरे साथी जो आप सब जानते हैं अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को करीब से देखते हैं। प्रेम शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से, रवि किरण मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से, प्रेम एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना के, और मेरे मुंबई के साथी अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं। अभिषेक मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं। 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं आज इस पर चर्चा करना। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में, संभवतः वो महीना अक्टूबर का हो सकता है। बहुत सारी बहस इस बात को लेकर चल रही थी कि क्या गोपीनाथ मुंडे वो चेहरा बनेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी उनको बनना। इन सब के बीच शिवसेना से बातचीत की और मनमुटाव दोनों की खबरें आती रहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, मेरा ये अपना आकलन है, ये मानना है महाराष्ट्र की सियासत के बारे में, कि महाराष्ट्र की सियासत पिछले कई सालों में चेहरों की कमी से गुजर रही है और बहुत सारे ऐसे चेहरे रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की सियासत को बहुत प्रभावित किया है। अब वो चेहरे या तो पहले से थोड़ा धूमिल हो गए हैं या नहीं है। उनमें से एक चेहरा यकीनन गोपीनाथ मुंडे भी थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो कुल मिलाकर हम बात इस बारे में करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत कैसे बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा ये बदलाव होगा, और यकीनन गोपीनाथ मुंडे का अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन। गोपीनाथ मुंडे को बहुत लंबे वर्षों तक से मैं जानता था और हमेशा से उनके बारे में ये कहा गया, एक समय था हमेशा उनके बारे में ये भी क्या कहा गया कि वो प्रमोद महाजन की शैडो से बाहर नहीं आ पाए, प्रमोद महाजन के साये से बाहर नहीं आ पाए। प्रमोद महाजन ना सिर्फ उनके रिश्तेदार थे, एक पुराने मित्र भी थे। इस बार ऐसा लगता था कि मंच तैयार है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोपीनाथ मुंडे को, जो मैं कहता हूं, ये निजी तौर पर मेरा आकलन है, उनका ड्यू उनको मिलने का। इसलिए ये कई सारे मायने से, कई सारे लिहाज से एक नुकसान होगा। अखिलेश, मैं आपसे शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं जब मुंबई में था लोकसभा चुनाव के दौरान, तब से मैं इस बात को कह रहा हूं कि इतना अच्छा माहौल कभी नहीं था। 15 साल का शिवसेना भारतीय जनता पार्टी ने इंतजार किया। मैं सीधे तौर पर इसको एक पॉलिटिकल रिवाइवल मानता हूं। इसी हिसाब से 90 के दशक की अगर मैं सियासत याद करूं, और आज के दिन बहुत जरूरी है प्रमोद महाजन को याद करना, एक किस्म का रोल जो प्रमोद अदा करते थे वो अंततः आकर लोकसभा में अलायंस बैठाने में, सब कुछ करने में गोपीनाथ मुंडे ने अदा किया। अंग्रेजी में कहावत है कमिंग इनटू हिज ओन, तो ये फ्रेज अंग्रेजी का। तो एक तरह से ये वो चुनाव था जहां गोपीनाथ मुंडे खुद में गोपीनाथ मुंडे की तरह निकल कर आए, कोई शैडो नहीं थी उनके ऊपर। तो इसलिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है बीजेपी के लिए। बिल्कुल अभिज्ञान, आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो शेडो से बाहर आने की बात थी, लगा इस बार की जो महायुति बनाई गई महाराष्ट्र में, जिसने की चमत्कार कर दिया कम से कम बीजेपी के लिए। आप अगर जमीन पर देखेंगे तो 48 में से 42 सीटें, बहुत बड़ी। आप अगर स्ट्राइक रेट भी अगर देखेंगे तो बीजेपी का जबरदस्त स्ट्राइक रेट वहां पर रहा है। तो ये इसमें एक बड़ा रोल जो प्ले किया वो महायुति ने किया, जिसको कि हम एक मेगा अलायंस बोलते हैं। उसकी नींव रखने में गोपीनाथ मुंडे ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, जो बीजेपी में उनके विरोधी कहे जाते हैं, उन्होंने उस महायुति में सेंध लगाने की भी कोशिश अपनी ओर से की, जो कि जिस तरह की बयानबाजी बीच में आई थी कि राज ठाकरे को शामिल कर लिया जाए या फिर राज ठाकरे के साथ किसी तरह का गठबंधन कर लिया जाए, वो जो तमाम कोशिशें थी उन पर भी पानी फेरा। तो पानी फेरने में भी एक गोपीनाथ मुंडे की एक बड़ी भूमिका रही। जो आपने राज ठाकरे ने मुझसे खुद स्पष्ट शब्दों में कहा, मुलाकात के दौरान कहा, इंटरव्यू में कहा कि हम और नितिन गडकरी से हमारी बातचीत हुई, ये तय हुआ मिलने का, हमें भूख लगी थी, हम भोजन करने किसी
पांच सितारा होटल में चले गए, लेकिन वो खबर बहुत तेजी से मीडिया को लेकिन पता मामला चला। मुंडे ने, राजनाथ सिंह ने इस बात को कतई पसंद नहीं किया था। मामला सिर्फ खाने तक सीमित भी नहीं रहा। अभिज्ञान, आप भी जानते हैं इस बात को कि बात यहां तक पहुंच गई थी कि जहां बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर राज ठाकरे अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, और कुछ जगह वाकई ऐसा हुआ भी, और जिसका नतीजा मुझे लगता है कि परिणाम में देखने को मिला भी है। प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, वो शायद इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे, लेकिन हाँ, ये कोशिशें जरूर हुई थी, और अगर ये कामयाब नहीं हुई तो इसमें गोपीनाथ मुंडे की भी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो प्रमोद महाजन ने, जो आर्किटेक्ट कहे जाते हैं बीजेपी शिवसेना गठबंधन के, जो भूमिका छोड़ी थी, गोपीनाथ मुंडे ने वहां से सूत्र अपने हाथ में लिए, और वो जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में संपर्क की जहां तक बात होती थी, उसमें गोपीनाथ मुंडे ने एक बड़ी भूमिका निभाई, जो बाद में यहां केंद्र में राजनाथ सिंह के अध्यक्ष जाने से पहले आप सब लोगों से माफी मांगना, थोड़ा सा अखिलेश से चर्चा करना। गोपीनाथ मुंडे ने खुद हमेशा ये बात कही कि एक किस्म से उनको दिल्ली की जो भूमिका मिलनी चाहिए थी, हालांकि वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पार्टी की तरफ से उनको वो पद नहीं मिल पाया, लेकिन एक किस्म का जो प्रोमिनेंस होनी चाहिए थी गोपीनाथ मुंडे की दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, एक ऐसे समय में जबकि वो उप मुख्यमंत्री थे, उसी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, जो अंततः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। मैं इन सब सियासत को मैं 90 के दशक से देखता हूं, तो वो जगह उनको इस बार लगा कि कैबिनेट मिलने से मिल गई उनको वो जगह। आप ये देखिए कि जब गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब उनकी टीम में तो गोपीनाथ मुंडे शामिल हो नहीं सकते थे। सही बात है। तो इसलिए बीजेपी ने उन्हें एडजस्ट किया, तो कहां किया, लोकसभा में नेता विपक्ष जो थे उनके नीचे बनाए, डिप्टी लीडर अपोजिशन उनको बनाया गया। उससे भी वो काफी खुश रहे। जब भी उनसे बातचीत हुई तो बड़े इस बात को लेकर प्रसन्न नजर आया कि हाँ, उनको जो सम्मान के हकदार थे, वो चाहे छोटा ओहदा उन्हें मिला हो, लेकिन पार्टी में उन्हें एक ओहदा जरूर मिला है। दूसरी बात, जहां तक उनके केंद्रीय मंत्री बनने की बात है, मुझे ये जानकारी मिली है कि नितिन गडकरी खुद इस बात के बहुत इच्छुक थे कि अगर उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है तो उनके साथ साथ गोपीनाथ मुंडे, जो इस बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जाए। ये बात खुद गडकरी चाहते थे। गडकरी के करीबी लोगों ने ये बात हमें खुद बताई है, क्योंकि गडकरी किसी भी सूरत में महाराष्ट्र में ये संदेश नहीं देना चाहते थे कि उनकी कीमत पर गोपीनाथ मुंडे को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है, जबकि गडकरी अपनी अलग जगह बना चुके हैं। अभिषेक और रवि के पास आने से पहले जो अलायंस है, क्योंकि मुझे 90 का दशक बहुत साफ तौर पर याद है, मुझे वो समय भी बहुत स्पष्टता याद है जब प्रमोद ने इस अलायंस को भारतीय जनता पार्टी के साथ बैठाने और बनाने की शुरुआत की। शिवसेना सबसे पारंपरिक साथियों में से है उस भारतीय जनता पार्टी की जिसको उस समय की सियासत में अनटचेबल कहा जाता था। फिर वो अलायंस ने इस इलेक्शन में एक नया स्वरूप लिया, प्रेम, और उसमें अब उद्धव ठाकरे और गोपीनाथ मुंडे की भूमिका थी। इस लिहाज से आपके लिए कितना बड़ा नुकसान है गोपीनाथ मुंडे जी का ना होना? शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के जो दो शिल्पकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ थे, उसमें से प्रमोद जी और गोपीनाथ मुंडे जी अब दोनों हमारे बीच नहीं हैं, तो शिवसेना के लिहाज से तो निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है। ये जो साख शिवसेना नेताओं के निगाह में, मातोश्री की निगाह में, शिवसेना पक्ष प्रमुख की निगाह में गोपीनाथ मुंडे जी की थी, उतनी साख महाराष्ट्र के अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नहीं रही है। तो गोपीनाथ मुंडे जी उस शिवसेना के साथ का महत्व भी समझते थे, और कई बार जब कहीं गतिरोध हो जाता था तो गतिरोध दूर करने के लिए वो पहल करते थे। उन्होंने कभी इस बात को इस अंदाज में नहीं लिया कि मैं क्यों मातोश्री जाऊं, वो पहल करते थे, खुद आते थे, समस्या का समाधान करते थे, किसी भी तरह से शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई गतिरोध उत्पन्न न होने पाए इसका ख्याल रखते थे। तो हम एक ऐसे नेता को खोने का गम तो निश्चित तौर पर शिवसेना को रहेगा। अभिषेक, आपके हिसाब से जैसे प्रेम कह रहे हैं कि वो पहल करने वाले नेताओं में से थे, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच समस्याएं नहीं है, अगर आप साथी हो तो स्वाभाविक है समस्याएं होना। फिर वो ट्रांजिशन के फेज से गुजरी। मैंने वो समय देखा है जब बाल ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी की सीधे फोन पर बात होती थी। प्रमोद महाजन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी उस अलायंस को जागृत रखने की। शिवसेना के लोग वाजपेयी सरकार में जब मंत्री बने तो उनमें से कुछ लोगों को लेकर समस्याएं हुई, जिसका एक अंततः नतीजा निकला था, मुझे याद है, संजय निरुपम जैसे व्यक्ति का शिवसेना छोड़ना। ये सब एक अलग समय था। उसके बाद एक नई सियासत के ट्रांजिशन का समय आया। क्या ये समय इस ट्रांजिशन से होकर और आगे बदलेगा? अभिषेक,
देखिए अभिज्ञान, इस समय जो पावर बैलेंस है महाराष्ट्र में वो बदल गया है अचानक से, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे जब थे तो एक कद्दावर नेता थे। उनका जो कद था वो ग्रामीण महाराष्ट्र में एक अच्छा खासा बड़ा कद था। उस कद के मुकाबले शिवसेना के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके कद की आप तुलना कर सकते हैं। यानी कि अगर मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनने वाले कोई दो व्यक्ति अगर महायुति से अगर आते तो उन दोनों के बारे में चर्चाएं होती कि उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और गोपीनाथ मुंडे भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब अचानक से एक उम्मीदवार नहीं रहा। तो अब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उसके अंदर पावर इम्बैलेंस शुरू हो चुका है। और जो पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने शायद इस बात की तरफ ध्यान भी नहीं दिया कि प्रमोद महाजन एक कड़ी थे शिवसेना से बात करने के लिए, दूसरी कड़ी थे नंबर 2 गोपीनाथ मुंडे थे, जो कि जिनका जातिगत आधार पर एक बड़ा आधार था, वो मौजूद थे महाराष्ट्र में उस गैप को खत्म करने के लिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति कौन होगा इसको लेकर कोई तैयारी नहीं है बीजेपी की, और इतने समय से कोई तैयारी नहीं थी। नितिन गडकरी को इसलिए उस जगह पर नहीं रखा जा सकता क्योंकि नितिन गडकरी हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उसमें फिट नहीं बैठते हैं। तो अचानक से ये जो पावर इम्बैलेंस हुआ है महाराष्ट्र के अपोजिशन का जो गठबंधन है उसमें, वो आने वाले वक्त में बीजेपी को भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को अभी ये तय करना बाकी है कि जो उनका नेता होगा उसका कद रातों रात तो नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर हैं। 6 महीने का वक्त बस बचा हुआ है। 6 महीने के अंदर आप कैसे कोई ऐसा बड़ा नेता तैयार कर देंगे जो सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे से बात कर सके और पुरानी बातों को ध्यान में रख के बात कर सके। उम्र के लिहाज से भी देखिए तो उम्र के लिहाज से भी जो बाकी के नेता है वो उनकी उम्र बहुत कम है अभी, और वो इस हालत में नहीं है कि वो उन संबंधों को बरकरार रख पाए या उस तरीके से बात कर पाए जैसे गोपीनाथ मुंडे या प्रमोद महाजन कर लिया करते थे। अच्छा पॉइंट। रवि, आपका भी मानना है, आपसे अगर मैं सीधा प्रश्न पूछूं कि फिर कौन हो सकता है यथास्थिति में नुकसान? जैसे प्रेम शुक्ला ने कहा, अखिलेश शर्मा ने कहा, अभिषेक ने कहा, नुकसान बहुत बड़ा है दोनों शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने वो दिन भी देखे हैं मुंबई में जहां कुछ एमएलएस के फर्क से कांग्रेस ने अपना हक जताकर अपना मुख्यमंत्री लिया था एनसीपी से। तो हम सब जानते हैं कि आज की सियासत में हार्ड बार्गेनिंग के मौके कोई नहीं छोड़ता। कौन हो सकता है वो व्यक्ति, रवि किरण? बीजेपी में अगर देखा जाए तो इस स्थिति में मुंडे जो अपना एक स्किल था, उनकी एक विशेषता थी कि भाजपा की जो मर्यादाएं हैं राजनीति में उसका वो उल्लंघन करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं के साथ उनका अच्छा तालमेल था, और उनकी जो राजनीति में चालें रची जाती हैं सत्ता पाने के लिए उसी का प्रयोग उनके ऊपर ही कर सकते थे मुंडे। अब भाजपा में जो भी नेता हैं वो शायद मुंडे की जो एक अलग पहचान थी, उनका एक अलग जो एक काम करने का ढंग था, उससे वो तालमेल नहीं रख पाएंगे। भाजपा में वैसे दावेदार काफी है मुख्यमंत्री के पद के लिए और शिवसेना में भी है, लेकिन मुंडे का एक अलग स्किल था। आपको बता दूं मैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी क्यों नहीं बढ़ रही है, इस पर जब सोच विचार हुआ 1990 के बाद, तो प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, इन जीजा सालों की जोड़ी ने यही अभ्यास किया था कि कांग्रेस जिस तरह बढ़ती है उस तरह बीजेपी को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कांग्रेस की ही कॉपी करना चालू किया। जहां जिस इलाके में उनको नेता नहीं मिलते थे, दूसरी पार्टी से नेताओं को लाना, बीजेपी के खेमे में शामिल करना, पार्टी को बढ़ाना, वहां कमल का जो सिंबल है पार्टी का बीजेपी का उसको बढ़ावा देना, ये स्किल दोनों ने अपनाया। लेकिन आज ऐसा स्किल शायद ही किसी नेता के पास है जो अपनी मर्यादाओं से आगे चलकर पार्टी को बढ़ा पाएगा।